हे एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर 19 इसको डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास 11th की ये एक चैप्टर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जहाँ तक नीट में इसके वेटेज की बात है तो 2 से 3 क्वेश्चन, ज़्यादातर 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी से आप ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के और उसके हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो पैरा दिया हुआ है इसका क्या मतलब है, इसमें कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कि ये इसमें हम लोग 2 चीज़ों के बारे में, जैसे कि न्यूरल सिस्टम के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन करवाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये फास्ट होता है लेकिन तुरंत ख़त्म हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तुमको किसी ने चींटी काटा तो तुरंत तुम्हारे दिमाग के पास ये खबर पहुंच जाएगा कि किसी ने तुमको हर्ट किया, किसी ने तुमको चींटी काटा, और तुरंत तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि वहाँ से अपना हाथ हटाओ या फिर तुम उस जगह से हट जाओ। तो तुरंत एक्शन होता है, यानी कि फास्ट तो है लेकिन तुरंत ख़त्म भी। जैसे ही तुम वहाँ से हटोगे ये सिस्टम काम करना बंद कर देगा, रुक जाएगा। तो फास्ट तो होता है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है। लेकिन उसी का उल्टा होता है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो आपको धीरे धीरे काम करेगा लेकिन लंबे वक्त तक रहेगा। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसा कि ये नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले करके जाने का काम करते हैं। ठीक है, ये जैसा कि तुमने नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन इसके उल्टा केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में क्या होता है कि सबसे पहली बात कि इसमें जो मैसेंजर होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं। यानी कि उसमें था कि नर्व सेल ये काम करता था मैसेज को ले जाने का, लेकिन यहाँ पे हार्मोन ये काम करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ जो नर्वस सिस्टम और जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये दोनों मिल करके कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन करते हैं। हमारे बॉडी का जो फिजियोलॉजी होता है तो फिजियोलॉजी को रेगुलेट करने का जो काम होता है वो दोनों मिल करके, यानी कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों सिस्टम मिलते हैं तब जाके ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और हमको इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, और उसके हार्मोन्स क्या क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, ग्लैंड्स 2 तरह के होते हैं। जहाँ तक हमारे ग्लैंड्स की बात है तो ग्लैंड्स 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड उसको बोलते हैं जब, ध्यान से सुनो, जब सेक्रीशन किसी डक्ट के अंदर हो तो उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, और अगर सेक्रीशन डायरेक्ट ब्लड के अंदर हो तो उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। ठीक है, हम लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर पढ़ने वाले हैं। यानी कि हमारा जो सेक्रीशन होगा वो ब्लड के अंदर होगा, डायरेक्टली ब्लड में होगा। तो इसलिए इस चैप्टर में एक बात अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स उस ग्लैंड को कहा जाता है जिसमें जो सेक्रीशन होगा वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर होगा, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई डक्ट नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करेगा? तो हार्मोन्स करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही तुमको बताया, अगर तुमने केमिकल कोऑर्डिनेशन से पहले नर्वस सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जा करके आप उस वीडियो को देखो, नर्वस सिस्टम को अच्छे से समझो, चैप्टर 18 को, उसके बाद ये वीडियो देखो, या फिर ये वीडियो देखने के बाद भी उसको देख सकते हो। लेकिन वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखो क्योंकि जब तक तुम्हारा केमिकल नर्वस सिस्टम क्लियर नहीं होगा तब तक तुम्हारा केमिकल कोऑर्डिनेशन क्लियर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हर सिस्टम एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। इसके बाद देखो क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है इसमें डक्ट, वही बात देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लैक डक्ट उसमें नहीं होता है, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। दूसरी बात कि जो सेक्रीशन होता है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रीशन है उसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। फिर उसके बाद जो क्लासिफिकेशन होता है हार्मोन्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, वो केमिकल मतलब किस तरह का केमिकल वो प्रोड्यूस कर रहा है उसके आधार पे इसको अलग अलग मतलब उसमें बांटा गया है। उसका जो डेफिनेशन है वो अलग अलग तरीके से बांटा गया है। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमको 2 डेफिनेशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हार्मोन्स होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि उसके अंदर किसी तरह का न्यूट्रिशन नहीं होता है।
पहली बात, ये हार्मोन के अंदर किसी तरह की एनर्जी नहीं होती है। दूसरी बात कि वो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर होते हैं, 2 सेल के बीच में मैसेज का काम करते हैं। देखो, एक होता है इंटर, ठीक है, एक होता है इंट्रा। दोनों में क्या फ़र्क है? इंटर इंट्रा में फ़र्क ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे ये एक सेल है और ये एक सेल है। अगर सेक्रीशन यहाँ हुआ और यहाँ पे उसका वर्क हो गया, ठीक है, अगर सेक्रीशन यहाँ पे हुआ और यहाँ पे उसका एक्शन हो गया, यानी कि एक ही सेल के अंदर अगर काम हो रहा है तो वो हो जाएगा इंट्रा। और अगर वही काम एक सेल से होकर के दूसरे सेल, यानी कि यहाँ से यहाँ हो रहा है, 2 सेल के बीच में हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटर, ठीक है। तो ये इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस कैसा होता है, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो नया वाला डेफिनेशन आया है, हार्मोन्स का जो नया डेफिनेशन आया है, उसमें क्या बोल रहा है कि कुछ न्यू मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एडिशन करते हैं। क्या एडिशन करते हैं भाई? तो हार्मोन जो सेक्रीट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, ये वाला लाइन आपको याद रखना है। न्यू डेफिनेशन कवर ए नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखना है क्योंकि हार्मोन का 2 डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ये आया कि न्यू डेफिनेशन ऑफ हार्मोन क्या होगा, तो उसके लिए आपको ये वाला चीज़ कवर करना है, ठीक है। ये वाला आपको लिखना, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखो, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स किसको बोलते हैं? अगर आपने इनवर्टिब्रेट्स की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको भी देख सकते हो। उसका पिन मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं और उसका मतलब कौन कौन से एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म है जो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, तो उसका एक बार आप ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलो इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो बहुत ही, उसके अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है बहुत ही सिंपल होता है। कुछ उसमें हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, और कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो हार्मोन्स का काम करते हैं, यानी कि प्रॉपर कुछ हार्मोन्स हैं, कहीं कहीं पे वो भी नहीं है, ठीक है, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर ये प्रॉपर एक सिस्टम है जिसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और तुमको अच्छे से पता है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन भी वर्टिब्रेट के अंदर आते हैं, ठीक है, स्पेशली मैमेलिया के अंदर आता है। मैमेलिया जो हम लोग का एक वर्टिब्रेट के अंदर आता है, तो उसके अंदर ये ह्यूमन आता है। तो ह्यूमन सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड है, सबसे ज़्यादा इसकी क्रैनियल कैपेसिटी सब कुछ इसका ज़्यादा होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एडवांस भी है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला डायग्राम तुम्हें याद होना चाहिए। जैसा कि मैंने आज ही एक वीडियो पोस्ट किया है कि हाँ, तो वो टॉपर्स टिप्स, मतलब टॉपर्स ऐसा क्या यूज़ करते हैं जो हम लोग यूज़ नहीं करते, यानी कि एक एवरेज स्टूडेंट यूज़ नहीं करता है। तो उसमें एक था, सेकंड नंबर पे तुम देखना जा करके कि जो टॉपर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि सेकंड नंबर उन लोग डायग्राम के ऊपर ध्यान देते हैं। डायग्राम से नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें डायग्राम का वेटेज ज़्यादा है। डायग्राम उठा करके दे देगा और पूछेगा कि बताओ, आंसर बताओ। तो डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फ़र्ज़ करो अगर इस डायग्राम को उसको देना होगा तो वो कैसे देगा, सब कुछ दे देगा, ये पिनियल हटा देगा यहाँ से और यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क कर देगा। ये हो सकता है, आप पूछेगा कि कौन है, ऑप्शन में तुम्हारा 4 ऑप्शन रहेगा और तुमको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होगा। या फिर इसका एक और तरीका है पूछने का, ऐसे नहीं पूछ के इसको उठा करके यहाँ पे कर दे और यहाँ का वाला चीज़ यहाँ पे कर दे और आपके स्टेटमेंट असर्सन रीजन में डाल देगा कि ये जो गिवन डायग्राम है, असर्सन में बोल देगा कि ये एंडोक्राइन सिस्टम का है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का ये डायग्राम है। तो असर्सन तो करेक्ट है। सेकंड में तुम्हारा ये दे देगा कि रीज़न इसका, क्योंकि जो ओवरी है वो यहाँ पे हेड में प्रेजेंट है और जो पीनियल ग्लैंड है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो वैसे में तुम्हारा रीज़न तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रीज़न ये थोड़ी है। होना क्या चाहिए, कायदे से होना चाहिए ये कि जो पीनियल ग्लैंड है वो ब्रेन के अंदर होता है, ओवरी जो है वो यहाँ पे होता है, लेकिन ये तो उल्टा है। तो असर्सन तुम्हारा सही है, रीज़न गलत है। और ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग को वो क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग देखते हैं डायग्राम है, खट से असर्सन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन करके और आंसर करके आ जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो आंसर गलत हो गया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। देखो बच्चों, तुम्हारी तरह हर बच्चा ये चीज़ पढ़ के जाएगा, लेकिन सबका सिलेक्शन होगा नहीं। रीज़न ये है
कि जो नीट में जो क्वेश्चन आता है उसमें एकदम माइन्यूट छोटा सा फर्क होता है हाँ और ना के बीच में। हर क्वेश्चन के आखिर में कहीं कहीं या तो नॉट ऐड कर देगा, कहीं कहीं रहना चाहिए पॉजिटिव कर देगा नेगेटिव, जल्दीबाजी में तुम गलती कर दोगे। तो खैर वो किस तरह से आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, उसके लिए दूसरी वीडियो है, आप उसको देखना। फिलहाल हम लोग इसमें एंडोक्राइन की बात करेंगे। तो देखो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है।